राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ रंजीत कपूर। रंजीत कपूर के साथ बातचीत के पिछले हिस्से में आप देख चुके हैं। आपको हैरत होगी कि 35 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। नेशनल स्कूल ड्रामा में मैंने इतने नाटक किए, स्टूडेंट्स के साथ भी किए, रेपर्टरी के साथ भी किए, लेकिन कभी भी मैंने पार्ट थिएटर नहीं किया था। तो लोगों को हैरत होती थी। और जिस वक्त मैं अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन करने वाला था, उस वक्त भी लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं पार्ट नाटक करूँगा, क्योंकि तो मुझे लेकिन लगा उसमें मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। मैं चाहता था कि आज का मॉडर्न थिएटर जो जदीद थिएटर है वो मैं करके दिखाऊं। तो इसीलिए मैंने अपने डिप्लोमा प्रोडक्शन के लिए मैंने एक जर्मन क्लासिक प्ले को चुना, वाइजेक को। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। धन्यवाद। हम लोग बात पहले भी कर आए कि किस तरह आपके पिता की पारसी थिएटर कंपनी थी, जिसमें एक तरह से नाटक और इस तरह की कला की दुनिया में आपने आंखें खोली, और फिर पढ़ाई के बाद आप लखनऊ आए। लखनऊ में कुछ आपने ऑड कुछ जॉब्स किए और आखिरकार आप एनएसडी पहुँचे। एनएसडी पहुँचे कैसे? ये बड़ी बड़ी दिलचस्प यात्रा रही है इरफान साहब, क्योंकि मैं एनएसडी आना ही नहीं चाहता था। उससे पहले मैं कहानी वगैरह लिखता था। मेरी पहली कहानी 69 में छपी, सारिका मैगजीन उस वक्त की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी, और उसमें मेरी पहली कहानी छपी नींद। फिर बाद में छपी एक टुकड़ा सुख का, फिर बाद में छपी क्रमशः 72 में। तो उससे पहले वाली कहानी के पहले कमलेश्वर जी संपादक होते थे सारिका के, तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि रंजीत, तुम्हारी इतनी अच्छी बैकग्राउंड है फादर के थिएटर कंपनी की, तुम नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मैंने कहा था, भाई साहब मैं छोले भटूरे की दुकान खोल लूँगा, लेकिन थिएटर नहीं करूँगा। मैं थिएटर से इस हद तक नफरत करता था, और उसके पीछे थोड़े मेरे बचपन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस थे। वो है, अगर आप जानना चाहेंगे मैं बता दूंगा। तो अगर आप बताना चाहेंगे तो हम सुन लेंगे। नहीं, दिक्कत ये थी कि जब मेरी बच्चा था, मैं पहली बार जब स्कूल गया, तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा स्कूल में किसी को मत बताना कि तुम्हारे फादर की थिएटर कंपनी है। तो मेरे कच्चे जहन में ये बात बैठ गई कि शायद मेरे फादर को अच्छा काम नहीं करते। उनकी दिक्कत ये थी कि उनको ये लगता था कि थिएटर का काम जो है अच्छा समझा नहीं जाता है, लोग समझेंगे क्या करते हैं। तो मैं अच्छा स्टूडेंट होते हुए भी मैं पीछे बैठता था, सबसे पीछे। तो मैं बहुत हीन भावना का शिकार हो गया। मैं किसी को अगर नमस्ते भी करता था तो ऐसे डरा करता था कि पता नहीं मुझे उसका जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ग्रंथियों से मैं उलझा हुआ था। एक भी हीन भावना और थी, वो ये थी कि मैं हायर सेकेंडरी पास था, और वहाँ जितने लोगों से मिलता था, जो भी मेरे मिलने जुलने वाले थे, दोस्त थे, ग्रेजुएट तो थे ही, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, कुछ लोग पीएचडी कर रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ही एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए, कि चूँकि मैं शिवपुरी में रहता था, वहीं पढ़ा था, और वहाँ हिंदी साहित्य सभा और बज़्म अदब की मिली जुली नशिस्तें हुआ करती थी। तो वहाँ उर्दू पोइट्स भी बहुत थे, हिंदी पोइट्स भी बहुत थे। तो उन्हीं में एक डॉक्टर परशुराम शुक्ल भी रही थे, जो कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो वो मेरे पहले काव्यगत गुरु थे, मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पहली कहानी उन्हीं को मैंने सलाह के लिए दी थी, और उसमें उन्होंने एक लाइन काट दी थी, काटी नहीं थी, अंडरलाइन करके पेंसिल से, रंजीत मेरी सलाह ये है कि इस लाइन को काट दो, ये लाइन बाकी कहानी बहुत अच्छी है, ये लाइन इसे कमज़ोर कर रही है। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए तो लाइन जो थी बड़ी पंच लाइन थी। लेकिन खैर खुदा ने अक्ल दी कि मैंने कहा कि नहीं, कि अगर मैं इसको ऐसी कैसी भेज देता हूँ, और मान लीजिए ये छप गई और वो पढ़ेंगे कि मैंने उनकी लाइन नहीं काटी, तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो मुझे काट देना चाहिए। तो मैंने वो काट दी, और वो कहानी छप गई। फिर 1-2 साल बाद ही थोड़ा मैं मैच्योर हुआ, और बाद में उस कहानी को दोबारा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई वो लाइन जो थी वो कहानी को कमज़ोर कर रही थी। तो उन पे भी मेरा बहुत ही एतक़ाद था, वो मैंने उनको गुरु मान लिया था। तो उनको मैंने ख़त लिखा इरफान साहब वहीं लखनऊ से, कि यही बात कह के कि यहाँ सब ग्रेजुएट्स हैं और मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी पास हूँ, तो मैं बड़ा अपने आप को हीन महसूस करता हूँ। तो मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं किसी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू या किसी प्राइवेट में ग्रेजुएशन कर लूँ। तो लॉटरी डाक से उनकी चिट्ठी आई। तो उन्होंने कहा था, प्रिय रंजीत, ये तुम्हें क्या हो गया है? जीवन की जिस उलझन से बच के निकल गए थे उसमें दोबारा फंसना चाहते हो? और जीवन के जिस विश्वविद्यालय में तुम हो उससे बड़ी पढ़ाई कहीं और कहीं नहीं।
और तुम्हें अपने आप को हीन समझते हो, तुम हायर सेकेंडरी पास हो, निराला तो मिडिल पास थे। फिर मन से फिर सब ये इसकी भी हीन भावना निकल गई। और फिर ये महसूस किया कि पढ़ना जो है वो सर्टिफिकेट के लिए या डिग्री के लिए नहीं होना चाहिए, या नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, ज्ञानवर्धन के लिए होना चाहिए। तो पढ़ना मेरा शुरू से बचपन से मेरी आदत थी, क्योंकि मेरी मदर पढ़ी, बहुत ही पढ़ने की शौकीन थी, मेरे फादर बहुत पढ़ने की शौकीन थे। बल्कि मैंने 5वीं 6वीं क्लास में वो किताबें पढ़ ली जो मुझे समझ में भी नहीं आती थी, कि मैंने उस वक्त टॉल्स्टॉय को पढ़ लिया, उसमें दोस्तोयेव्स्की को पढ़ लिया, तो उस वक्त समझ भी नहीं थी, लेकिन पढ़ा क्योंकि घर में किताबें होती थी। तो जब ये हीन भावना निकल गई तो फिर मेरे एक दोस्त थे मिस्टर सैमसन, 76 में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझको कहा, मैं उस वक्त दूसरों, मेरी शादी हो चुकी थी, 3 साल का मेरा बेटा था, वो बीमार भी था, तो मैं दूसरों से कहता रहता था कि जाओ FTI ज्वाइन करो, नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन करो। तो एक दिन वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़े झुंझला के कहा, आप दूसरों को कहते रहते हैं, आप खुद क्यों नहीं ज्वाइन करते NSD? मैंने कहा मैं, अरे कहाँ, अब तो मेरी उम्र निकल गई। कहते कोई नहीं, उम्र निकली। ज़बरदस्ती उन्होंने फॉर्म भरा, प्रॉस्पेक्टस मंगवाया, ज़बरदस्ती मुझे साइकिल पे बिठा के ले गए, मेरी फ़ोटो खिंचवाई, उसमें भेज दी, मेरा कॉल लेटर आ गया। और गलती सी है कि कल मेरा इंटरव्यू है, आज मुझे कॉल लेटर मिला दोपहर को, पैसे का इंतजाम करने का भी टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे खाली टिकट लेके अनरिजर्व डिब्बे में बिठा दिया, 10 रुपये हाथ में दे दिए, किस तरह से लौट आना, इंटरव्यू तो दूर जाके। तो इस तरह से मैं अचानक NSD में पहुँच गया। NSD में जब आप आए तो हम जानते हैं कि उस वक्त इब्राहिम अलकाज़ी यहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे, और वो बड़े ही अनोखे इंसान थे, सब लोग उनको बहुत हाई स्पिरिट से याद करते हैं। आपने जब अपने उस इंटरव्यू में आप हाजिर हुए और जो उनके साथ काम किया, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। वो ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता है कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि आखिर तक हम लोग ने उनके, हम उसी डायरेक्टरशिप में हमने काम किया, पढ़े हैं। उनसे अच्छा टीचर कोई है नहीं हिंदुस्तान के अंदर। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्हीं से सीखा है सब कुछ। तो जब सिलेक्शन, उस वक्त तक तो मैं बिल्कुल वो था, जहाली था। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो आई वॉज द लास्ट पर्सन। एक्चुअली मेरा शुरू में था सुबह ही मेरी, लेकिन मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, मैं स्टेशन से नीचे उतरा, मेरी चप्पल टूट गई, किस तरह से पहुंचा, और जब तक वहाँ पहुंचा तब तक मेरा टाइम निकल गया। तो अब इसमें फिर ये सज़ा देती थी कि नहीं, जिसका टाइम निकल गया, तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ था, अब तुमको लास्ट में सेकंड उसमें इंतज़ार करता रहा। अब शाम हुई, और शाम को ये हालत थी कि जो भी जाता था अंदर इंटरव्यू देने के लिए, अंदर जाता 2 मिनट में वापस आ जाता था। तो अब मेरा और दिल डूबने लगा। शाम हो गई, बत्ती जल गई, अब मैं तो जाऊँगा तो मैं तो एक बात पूछ के वो भगा देंगे मुझको ऐसे। खैर सर अंदर गया तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं अंदर घुसा, और उन्होंने कहा बैठिए, वहीं ये रविंद्र भवन के 3rd फ्लोर की बात है, स्टूडियो थिएटर। उसी वक्त वो जगत नारायण होते थे, तो वो चाय लेके आ गए अंदर, उनका चाय का वक्त था, और उनको सबको ये पता था ये आखिरी है। उसके बाद सब रिलैक्स थे, तो मुझे भी चाय दे दी गई। अब भूख लग रही थी, बैठा, बिस्किट भी दे दिए 4, उनका चाय पीछे आप ऐसे ही। तो चाय पीते पीते बहुत ही क्या हो गया ना, जैसे बिस्किट खा रहे हैं, बातचीत कर रहे थे, जो एक माहौल था वो बड़ा बेतकल्लुफ़ माहौल हो गया, जिससे मैं बहुत रिलैक्स्ड हो गया। तो ऐसे शुरू हो गई, आपने यहाँ लिखा है कि आपके फादर की थिएटर कंपनी थी। मैंने कहा जी हाँ, क्या ऐसा। ऐसे बातचीत करते करते कि उन्होंने इतनी उनको इंटरेस्टिंग लगने लगी बातें, फिर उन्होंने कहा आप कुछ सुनाएंगे, जैसे आपने भी कहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें थिएटर की सुनाई, भी करके भी दिखाई। आप विश्वास कीजिए इरफान साहब, मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू 40 मिनट चला। 40 मिनट चला। और हंस के सब पागल, क्योंकि मैंने बहुत से एनेक्डोट्स ऐसे सुना है बहुत मज़ेदार थिएटर के, तो उन सब के लिए नई बात थी। तो खैर बहुत अच्छा हुआ, और मैं मतलब आई वॉज फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलते चलते उनमें से एक ने पूछा कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली आप तब भी आएंगे? मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास कुछ ज़रिया ही नहीं है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, उसको वही उन्होंने, मेरी बीवी ने मुझको बहुत बड़ा ही सपोर्ट दिया था। उस वक्त मैं नौकरी की तलाश में था, और मुझे ट्रेसर की नौकरी मिल रही थी PWD में, उसमें 300 रुपये तनख्वाह थी, और नेशनल स्कूल ड्रामा की स्कॉलरशिप 250 रुपये की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, 50 रुपये वहाँ ज़्यादा है, मुझे वो ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरी वाइफ जो है बहुत ही, उन्होंने गुस्सा हुई, उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, वो नौकरी में तरक्की में कहाँ तक पहुँचोगे तुम? मैंने कहा पता क्या है, मैंने कहा 1500 तक। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, एक तो बात यह है कि अगर तुम थिएटर जाओ तो ये तुम्हारे दिल का काम, दूसरी बात यह है कि हो सकता है किसी दिन 300 की बात करना, तुम हो सकता है कि एक दिन 3000 रुपये कमाने लगो।
तो उस वक्त हमारे 3,000 रुपये एक बड़ी ख्वाब ख्याल में नहीं आती। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकूँगा, सब कुछ है। तो बस चलते चलते जैसे वो बारे में एक पिन चुभ गया हो तो आ गया, तो मैं बहुत अपसेट हो गया। मैंने कहा नहीं, अब मेरा नहीं होगा। तो फिर मैं दुगनी ताकत से वो नौकरी के लिए लग गया, और बिल्कुल जब वो नौकरी बिल्कुल मेरे हाथ में आने वाली थी तभी मेरा सिलेक्शन का लेटर आ गया। तो बहुत सी चीज़ें इरफान साहब मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी हुई हैं, इत्तेफाकन हुई हैं, और ऐसे जैसे कि मतलब इट वाज रिटन कि ये होना ही है, इस तरह से होगा। तो इन सारी परेशानियाँ से गुजरने के बाद मैं फिर 73 में NSD आ गया, और फिर ये तय किया था, अपने जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे यही कहा था कि अब वहाँ का जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा बेस्ट डायरेक्टर का, मैं वो लेके आपको दिखाऊंगा। उन्होंने मुझे भेजा था, इंस्पायर किया था। फिर उन्होंने वो प्ले जो मैंने चुन लिया था, सेकेंड ईयर में चुन लिया था, तो उन्होंने उसके स्टेंसिल काटे थे और उनको इतना अच्छा लगा था, उन्होंने वादा किया था कि मैं ये प्ले जब होगा मुझे बता देना, मैं आऊँगा देखने के लिए। तो जब 76 में मेरा प्ले होने वाला था तो उससे पहले उनको आना था 10 अक्टूबर को वाइजैग। हाँ। तो शौक में तो थोड़े दिन थे, तो उनका नहीं मैं पहले से आ जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो 10 तारीख को सुबह, 11 तारीख की सुबह मुझे टेलीग्राम मिलता है कि ही इज़ नो मोर। इट वाज सो शॉकिंग, आई कैन बिलीव इट। तो वही था कि वो बहुत सबसे बड़ी, वो भी एक ड्राइविंग फोर्स थे मुझे NSD तक पहुंचाने वाले। वो भी चले गए, अब मैं अभी तक उनको मिस करता हूँ। रंजीत जी, हम ये देखते हैं कि आज जो थिएटर है उसमें बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम को सुनकर दर्शक देखने चले आते हैं। रंजीत कपूर एक ऐसा नाम है जो थिएटर के बिकाऊ होने के लिए, अगर आप चलता हो शब्द का इस्तेमाल करें, वो एक सिक्का है आज की तारीख में रंजीत कपूर का, चलता है। इस सिक्के को उन्होंने कैसे गढ़ा होगा, इसको कैसे आपने ये कौशल आपने कैसे हासिल किया कि अब आप जो करेंगे वो दर्शक को खींच के लाएगा? जब मैंने शुरू में प्ले किया था, मैंने वॉइसएक जो अपना किया था, तो वो मैंने ऑडियंस के लिए नहीं किया था। वो मेरे जहन में ये था, ये मेरा इम्तहान है, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ इसको, तो जैसा मर्जी है मैं करूँ। तो वो बहुत ही कामयाब हुआ। इवन ऑडियंस ने भी आके, ना बाहर की ऑडियंस, जब उसके पब्लिक शोज हुए, आमतौर पे उस वक्त तक जो स्टूडेंट प्रोडक्शन होते थे उसके पब्लिक शोज नहीं होते थे, वो सिर्फ इम्तहान के लिए होते थे। लेकिन इत्तेफाक से मेरे बैच में 7 डायरेक्टर्स थे, 7 के प्ले इतने अच्छे थे कि अलकायद साहब ने पहली बार ये डिसाइड किया कि 1 महीने का फेस्टिवल किया जिसमें स्टूडेंट प्रोडक्शन थे। तो और मेरी इस खुशकिस्मती कि उस फेस्टिवल की शुरुआत 10 शोज वॉइसएक और क्लोजिंग 6 शोज बिच्छू कॉमेडी मेरे रंजीत कपूर। तो एक ही साथ मेरे एक ही फेस्टिवल के अंदर 2 नाटक, 2 बिल्कुल अलग अलग, एक ट्रेजेडी है, एक्सपेरिमेंटल है सब, और दूसरा बिल्कुल डाउन टू अर्थ हिलेरियस। तो मतलब अचानक लोगों को लगा कि एक नया डायरेक्टर आ गया है जो कि दोनों जॉनर में काम कर सकता है। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ये तय किया कि मुझे कभी भी एक ही तरह का नाटक नहीं करूँगा। तो ये अब फिर मुझे महसूस होने लगा कि भाई हम नाटक करते किसके लिए? ऑडियंस के लिए। तो मैं कोई भी ऐसे नाटक नहीं करूँगा कि जो ऑडियंस के समझ में भी ना आए, और इस ढंग से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे नाटक भी नहीं करूँगा जो बहुत ही चीप हों, जो एस्थेटिकली जो है वो गिरे हुए हों स्तर से, कभी नहीं। मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो स्तर से नीचे हो। लेकिन ये जिम्मेदारी है कि अगर ऑडियंस टिकट लेके आती है नाटक देखने के लिए, तो उसके रिटर्न उसको मिलना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी। आई एम आंसरेबल टू देम। तो मेरे नाटक अगर ज़रा सा भी बोरिंग होगा और अगर एक भी आदमी उसमें शो में से उठ के चला गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। तो इस बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मैं स्क्रिप्ट के चुनाव में, उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके प्रेजेंटेशन में, कि ऑडियंस को एक विश्वास हो गया पिछले 35 वर्षों में कि अगर रंजीत कपूर का नाटक है तो वो बिल्कुल निसंकोच आ जाते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि उनकी शाम जो है ज़ाया होगी या उनका पैसा जो है वेस्ट होगा। तो ये मैंने विश्वास अर्जित किया है और इसको मैं खंडित नहीं करना चाहता बिल्कुल, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखता। तो अब यहीं पर इसी के साथ एक पूरक सवाल ये है कि ये जो आपने किया, ये कैसे करते हैं आप? हमको ज़रा एक सरसरी तौर पर बताइए। हालांकि ये कोई साइंस तो है नहीं जिसमें आप हमें उसका नहीं। देखिए, अगर मैं कोई स्क्रिप्ट चुनता हूँ सबसे पहले इरफान साहब, सबसे पहले तो वो स्क्रिप्ट मुझे छूती है क्या? मुझे कोई भी नाटक ऐसा मतलब नहीं अच्छा लगता जिसमें इमोशंस ना हो। तो मेरी इमोशन जो है मेरा फोर्टे है।
और मुझे लगता है कि किसी भी कैथारसिस, जो ग्रीक टर्म है, कि नाटक पढ़ते हुए अगर कैथारसिस नहीं हुआ, अंदर से एक प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, तो नाटक बेकार है मेरे लिए। मिसाल के तौर पे बताइए। वेटिंग फॉर गोदो, वेटिंग फॉर गोदो पर्सनली मुझे पसंद है नाटक, लेकिन मैं ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस के लिए कम से कम नहीं करूँगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, और उसमें जब आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो कैथारसिस कहाँ से होगा। तो ऐसे बहुत से नाटक हैं जो मुझे पर्सनली पसंद हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं दूसरे मैंने प्लेस चुने जो बहुत गंभीर नाटक भी है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही गंभीर स्टडी थी, कोई सटायर भी नहीं था, कोई व्यंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बहुत ही डीप स्टडी पॉलिटिक्स की, वो भी हिट 78 में किया। 77 में जितना बेगम का किया हिट, उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री हिट। तो चुनाव सबसे पहले मेरा, अगर आप पूछ रहे हैं किसी पीछे वो क्या है, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट का चुनाव, कि वो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे छूती है, तो मैं करूँगा। और फिर कभी कभी ऐसे मुश्किलात भी हासिल मेरे सामने आए हैं कि मैंने प्ले उठा तो लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और ये भी मन हुआ कि बीच में छोड़ कर दूसरा प्ले करने लगूँ। लेकिन एक अंदर से एक प्रोफेशनल प्राइड होती है कि फिर ये लगा कि नहीं। और ये एक जो जिसे कहना चाहिए ना, एलिमेंट ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ एडवेंचर और थ्रिल, कि ठीक है देखा जाएगा, फ्लॉप ही तो होगा, लेकिन ट्राई तो करूँ। तो इस चीज़ ने मुझको हमेशा जो है बचा के रखा। बहुत से ऐसे नाटक है, जैसे कुरु कुरु स्वाहा उठा तो लिया मैंने, बाद में मैंने कही मैंने क्या कर लिया, रीछ के पाँव पकड़ लिए, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं करूँगा, वो किया, बहुत काम। फिर ऐसी था हम रहे ना हम, उठा लिया, 31 का लिखा हुआ टाइम एंड कॉन्वेज, जेबी प्रिस्टी का प्ले, कह तो दिया मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पसंद था, बहुत ही छूता था उसको। लेकिन जब उसको करना है तब बहुत सारे मसाइल जो है सामने आए, और मुझे ऐसा लगा शायद ये नहीं कर सकता मैं। तो मैंने उसको कल जाके अंकुर जी से कह दूंगा और स्टूडेंट से कि मैं प्ले अपना चेंज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ी अंदर से कहना ना प्रोफेशनल प्राइड, कि मैं क्या उनको सामने मुँह लेके जाऊँगा, मतलब मैं डर गया। तो हमेशा ये रहता है कोई बात नहीं, करता हूँ, फ्लॉप ही तो होऊंगा। तो ये जो एक डेयरिंग वो है अंदर से मेरे अंदर, कि मैं कभी भी सेफ गेम नहीं खेलना चाहता, हमेशा मैं एडवेंचर रहता हूँ, हमेशा रिस्क लेता हूँ। अगर देखिए इसमें आपकी बात को थोड़े सरल ढंग से, यानी आपकी बात को सरलीकृत किया जाए और वो रिस्क लिया जाए, तो मैं कहूँगा कि नाटक छूता है कि नहीं, तो उसके लिए आपने बैकेट के प्ले वेटिंग फॉर गोदो का जिक्र किया, जो कि आपको पर्सनली अच्छा लगता होगा किसी रीज़न से, लेकिन आप कहते हैं कि उन पैरामीटर्स पर वो खरा नहीं उतरता जहां उसे छूना चाहिए। और तब छूने के लिए आपने दूसरे नाटकों को उठाया, चुनौती ली और उसको छुलाकर दिखाया कि वो छुएगा। कोई कह सकता है कि शायद इसके बीज आपके पिता की नाटक कंपनी में हुई एक किसी अनकॉन्शियस ट्रेनिंग में है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तब उसमें नैरेटिव का वो स्ट्रक्चर जो एक सिंपल और थोड़ा पुराना, वो स्ट्रक्चर आपने कभी भी नहीं आजमाया। हो सकता है कि दर्शक की मानसिकता को और उसको क्या चीज़ अपील करेगी, ये कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड वो अनुभव देता हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो जो फादर की थिएटर कंपनी के अंदर, चाहे वो प्रेजेंटेशन बहुत ही ओल्ड स्टाइल का था, लेकिन इमोशंस तो थे ना उसके अंदर। कि मैं बचपन में भी जब वो राजा हरिश्चंद्र देखता था और वो जो काशी का सीन आता था और प्राणन प्यारी तारा हमारी हमसे जुदा अब होती हैं, तो वो मैं रोता था। तो इमोशंस तो वहीं से आए। फिर जब मैंने बताया ना, मैं बहुत सी फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था, तो चैपलिन को देखा। चैपलिन कोई भी उसने फिल्म बनाई है, हंसाता था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो जो उसका जो ट्रैम्प है और उसका जो वो है, उसके साथ आपकी एक सहानुभूति रहती थी। तो ये उन्हीं से ये सब अलग अलग लोगों से ये महसूस किया कि अपनी जो भी मैं रचना करूं, ऐसा भी नहीं, एक दो नाटक ऐसे भी मैंने किए जो सिर्फ फन, जस्ट फॉर फन, सिर्फ फन था उसका, तो उसमें कोई इस तरह के इमोशंस वगैरह नहीं है। उसमें अफवाह मैंने किया, वो था ऐसा, आंटी को तहखाना है, उसमें कोई इमोशंस वगैरह नहीं है, वो मज़े के लिए सिर्फ किए। लेकिन ज़्यादातर मैंने नाटक वो किए हैं जिसमें इमोशंस ज़रूर है, वो अंदर कहीं आपको छुए, और तब आप उस पर सोचते हैं।
वैसे देखिए जो शहरी रंगमंच है और ख़ास तौर पर दिल्ली और मुंबई और महानगरों में जो रंगमंच है वो व्यापक दर्शकों को कभी भी अपनी गिरफ्त में, अपनी आगोश में नहीं ले पाया। और अगर इसकी तुलना आप पारंपरिक थिएटर से करें तो कहीं कहीं अभी बहुत दूरी तय करना बाकी है। शहरी रंगमंच एक बहुत छोटे से तबके को छूता है और उसमें किया जाने वाला खर्च बेशुमार बेतहाशा खर्च है। और जब अगर आप किसी संस्था के लिए, ख़ासतौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए या किसी स्पॉन्सर्ड शो को कर रहे हो तो उसमें आप बेशुमार पैसा बर्बाद करते हैं। बर्बाद ना भी करें तो उसमें लगाते हैं और उसका वो नतीजा सामने नहीं आता। इसको लेकर आपके मन में कोई शिकायत या कोई? नहीं, मुझे शिकायत है क्योंकि स्क्रिप्ट के लेवल पे जो सिलेक्शन है स्क्रिप्ट मुझे कई बार लगता है वो रॉन्ग है। क्यों कर रहे हैं आप ये नाटक? फिर इस नाटक के अंदर इसको इतने तामझाम की ज़रूरत क्या है? आप मेरा देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड। मेरे नाटकों में सेट जो है वो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ होती है, नाम मात्र का होता है। क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस होता है कंटेंट, कहानी क्या है या कथ्य क्या है वो, प्लस जिसके थ्रू मैं ये कह रहा हूँ वो है एक्टर्स। तो मेरा पूरा फोकस अपनी कथ्य पे होता है और उसके जो जिनके माध्यम से मैं कह रहा हूँ एक्टर्स के ऊपर होता है। सेट वेट सेकेंडरी। कुछ लोगों के लिए सेट वेट जो है बहुत ही वो होना चाहिए, सब कुछ भव्य होगा, कॉस्ट्यूम बड़ी भव्य होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें सोल मिसिंग होती है। तो मैं ऐसे नाटकों से और ऐसे वेस्टेज ऑफ मनी से जो है मुझे बहुत शिकायत है कि ज़रूरत मेरे नाटकों में ये नहीं है। अभी देख लीजिए मेरे अभी जितने नाटक आप देखेंगे, आप देखिए जनपद के साथ देखिएगा ऑलमोस्ट बेयर स्टेज है, लेकिन वह कुछ दूसरे मीन्स जो मॉडर्न आधुनिक मीन्स हैं जो बहुत ही इनोवेटिव है। आप देखिएगा नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि वो अपनी आज की जो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस यहाँ की है, अर्बन ऑडियंस है, उनको प्रभावित कैसे करता हूँ। इनके माँ बाप की औलाद ऐसी भाई, बधाई 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 बधाई। तो ये जो नई आधुनिक टेक्निक मैंने यूज़ की इसलिए की नई ऑडियंस बनाने के लिए, क्योंकि कोई और सोचता ही नहीं नया ऑडियंस बनाने के लिए। कब तक लोग आधे अधूरे देखते रहेंगे? कब तक लोग अंधा युग देखते रहेंगे? कब तक खामोश अदालत जारी चलता रहेगा? कितने नाटक तो रिडंडेंट हो गए। जैसे ओनील के प्ले, जब टीवी जो है पहले लाइलाज बीमारी होती थी तो ज़्यादातर उसके नाटकों में तो ट्यूबरक्लोसिस का ही है, क्योंकि बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल प्लेस थे। उसके बहुत बाद जगह ले ली कैंसर ने। तो अगर उसको ओनील को करना हो तो या तो उसको उसी पीरियड में रखकर करना है या फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा। बाकी नाटक वो है तो कब तक देखेंगे? तो नई ऑडियंस बनाने के लिए नए मीन्स, नए तरीके, तो वो उसमें आपको देखिएगा इतनी नई चीज़ थी कोरियोग्राफी उसमें कि जो लोग सिनेमा में जाकर देखते हैं जिस तरह से, लेकिन यहाँ चीप नहीं है कुछ भी। यहाँ एक्सीलेंस है, यहाँ एक्टर का एक्सीलेंस है, एक्टर का जो है टैलेंट है और सब कोरियोग्राफी है। सब कुछ देख के तबीयत खुश हो उनकी। तो इसमें भी आपको कुछ ऐसे एलिमेंट दिखाई देंगे जनपद के इसमें। मेरा बेयर स्टेज है, स्टेज सस्ता प्रोडक्शन है, कुछ नहीं, लेकिन एक दो एलिमेंट्स ऐसे दिखाई देंगे। वही सेम पहली मेन चीज़ है कहानी। आखिर में आपसे रंजीत जी ये जानना चाहेंगे कि अब इतना लंबा अरसा थिएटर करते हुए हो गया आपको, अभी आपके लिए एक सिर्फ ऑक्यूपेशनल कंपल्शन जैसा बन गया है कि अब रंजीत कपूर हैं, लोग उन्हें बुलाएंगे, वो नाटक करेंगे, वो नाटक देखे जाएंगे, उनकी वाहवाही होगी, या अब कुछ इससे ज़्यादा इससे क्या? नहीं इरफान साहब, तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली बात है। अभी भी इतने प्लेस हैं पड़े हुए। मैं अपने एक्टर को बता रहा था कि मैं करना चाहता था, ये प्ले 74 में पढ़ा था
टाइम इन द कॉन्वेज 74 में पढ़ा था, मुझे तब पसंद था मुझे। मैं जाके मुझे करने का मौका मिला 2005 में। ये सब ठाट पर रह जाएगा, मैंने 82 में करना चाहा था सब, उसको मैंने किया जाके 2010 में। तो इतने प्लेज हैं और इतना, और थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव, माई पैशन थिएटर। दिक्कत ये हो गई है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, थिएटर में पैसा बहुत कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस उम्र में आने के बाद मैं कोई ऐसी, अब थिएटर क्या है, थिएटर रेत के घर बनाना है जैसे, तो उसकी लाइफ नहीं होती। जब तक वो प्ले चल रहा है उसके बाद बंद हो गया तो ख़त्म हो गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिल्में बनाऊँ, तो क्योंकि जैसे कि थिएटर एक अखबार की तरह है, ये आपने पढ़ लिया शाम को उसी पे खाना रख के खाते हैं, लेकिन फिल्म इज़ लाइक ए बुक कि आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं और बरसों तक जिंदा रहती है। तो बस मेरा यही एक है कि या तो मुझे थिएटर में इतना पैसा मिलता रहे कि मैं रेत के घर बनाता रहूँ, उसी में खुश रहूँ, या इस बीच अपनी एनर्जी और अपना टाइम ऐसी चीज़ में लगा दूँ जिसकी कोई लाइफ हो और जो देर पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू में ये थे मशहूर रंगकर्मी रंजीत कपूर। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।